बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिया, आज मौज़ूआत भी ज़्यादा हैं। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जो मौज़ूआत की बात कर रहे हैं तो मौज़ूआत तो इतने होते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें 2-2 घंटा यानी बात करने को मिले और इतने तफसील से हम बयान करें, जो कि एक किस्म की हम तरबियत करते हैं आवाम की और नाज़रीन कराम की। हमारे जो उनकी तरबियत करना चाहते हैं, उनको बहुत सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये नॉर्मल किस्म का प्रोग्राम नहीं होता हमारा। जो ये प्रोग्राम जैसे आमतौर पर करते हैं कि जो जैसे मुर्गे लड़ा रहे हों या दुम्बे लड़ा रहे हों या आपस में चूज़े लड़ा रहे हों, तो ये हमारे यहाँ ये तरीका नहीं है। हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और हम आपको बताते हैं, हिकमत अमली बताते हैं कि भाई इसका ही हल हो सकता है। तो ये सूरत हाल है। तो इस वक्त जो हम चाहते हैं कि जो पहला हम पाकिस्तान में का जो आलमी अमन के लिए बेमिसाल किरदार है जी, उस पर हम बात कर लें। 40 अमन मिशन में हमने हिस्सा लिया। 2 लाख से ज़ायद फ़ौजी हमने भेजे हैं और आलमी अमन के लिए 169 यानी 169 हमारे नौजवानों की शहादत हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है आलमी अमन के लिए। पाकिस्तान के जो कारहाय नुमायाँ हैं, बोस्निया में हमने बड़ा शानदार किरदार अदा किया है। और जिसमें बोस्निया में जो हमारी टीम गई थी, तो उस टीम ने भी वहाँ बोस्निया के मुसलमानों की जिस तरह से मदद की है, वो काबिल तकलीद है। और जहाँ भी जाते हैं तो पाकिस्तानी अपने नक्श कदम अपने नक्श जो हैं, जो कि भलाई के नक्श हैं, बेहतरी के नक्श हैं, वो छोड़ के आते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर इनकी तारीफ़ और के इनके पुल बांधे जाते हैं और पाकिस्तान की किस्म की ये सफारतकारी कर रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान का नाम हर जगह पर जिन 169 शहादतों के बाद 146 जो मिशन हमारे गए हैं, वो उन सब में हमारे नक्श मौजूद होंगे। और जो भी लफ्ज़ कहेगा तो पाकिस्तान की इज़्ज़त और एहतराम के साथ नाम लेगा, क्योंकि हमने हर जगह पर कई 1-2 जगह तो ऐसी हैं जहाँ सोमालिया है, जहाँ पर हमने अमेरिकनों की बहुत ज़्यादा मदद की। मतलब अमेरिका फंस गए थे मुसीबत में, तो हमारे 20 आदमी हमारे 20 फ़ौजी शहीद हुए थे उसमें। लेकिन उस वक्त हमने अमेरिका को बता दिया। लेकिन ये बेवफा और एक एहसान फरामोश कौम है अमेरिकन, जिन्होंने हमारे उस बात को भूल गए कि हमने इनको फ़ौजियों को जो घिर गए थे और जो मार रहे थे उनको, और उसमें इनको बचा लिया था तो अमेरिकनों को। लेकिन अब ये मसला इनका ये है कि इनकी जब एक निसाबी आती है, जो वो इंतज़ामिया की एक पॉलिसी होती है, फिर जो दूसरी इंतज़ामिया आती है, यानी जो हुकूमत की बात है, इनके यहाँ इंतज़ामिया कहते हैं अमेरिकनों के यहाँ, तो वो उसकी दूसरी पॉलिसी होती है। अब जब ट्रम्प था, वो पाकिस्तान इमरान के साथ में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ट्रम्प इनके साथ में इमरान खान के सामने ऐसा बैठा रहा कि जैसा कि वो एक शागिर्द बैठ कर कितना उधर बैठता है, और उसके सारे वज़रा भी ऐसे बैठे रहे। तो ये बात जो बाइडन को पसंद नहीं आई। लेकिन जो बाइडन का एक और मसला भी है कि जो बाइडन एक पुराना आदमी है और उसका एक मिशन है जिसमें जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने का है और पाकिस्तान को बाल्कनाइज़ करने का है, यानी तकसीम करने का उसका मंसूबा है। जिस मंसूबे का वो हिस्सा है, जो वो इससे इनकार अभी तक उसने नहीं किया है। जो बाइडन प्लान है, यूनॉन प्लान जिसको हम कहते हैं, कर्नल पीटर राफ प्लान उसे कहते हैं, ग्रीन वाश प्रोग्राम उसे कहते हैं, जो जिसमें कि हमारी तकसीम है, यानी सिर्फ पंजाब और सिंध जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का उनके प्लान के मुताबिक सिर्फ हिस्सा हमारा रह जाएगा, बाकी हिस्सा अफ़गानिस्तान को दे देंगे। और एक अलग से ग्रेटर बलूचिस्तान बनाने का इनका इरादा, उस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। लेकिन जो बाइडन का मसला ये है कि उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसका जो बाइडन प्लान जो है इस वक्त एट वर्क है, और उस पर जो है हम देख रहे हैं कि हमारे जो अदारे हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, वो इस पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि साहब ये मौजूदा हुकूमत जो है ये शहबाज शरीफ की ये कोई गद्दारी करेगी, लेकिन अनजाने में ये बहुत सी गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि ये बेखबर लोग हैं, उनके आसानमंद हैं, तो गड़बड़ ये कर सकते हैं। तो उसको चाहिए कि इदारों को ज़्यादा इस वक्त इनकी जो रस्सियाँ खींच के रखें, और अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि जो बाइडन प्लान जो है वो कामयाब हो जाए। और उन्होंने जो तकसीम कारी की है वो भी गलत की है, क्योंकि अगर आप उसमें देखें कि जो बाइडन प्लान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान और जो है खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वो अफ़गानिस्तान को दिया गया, और अब इन्होंने डिवाइड भी ये कर दिया है कि पंजाब और सिंध एक तरफ हो गए और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो एक तरफ इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है, इसको आप संभाला दें।
और वरना तो ये मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, आप इस डिवाइड को नहीं होने दें। डिवाइड के जो तरीक़ाकार पुराना था, जहाँ पर आपने तजादात रखे थे, अगर सिंध में जो तजादात थे उसको क्यों तोड़ा आपने? सिंध में तजादात को बरकरार रखना चाहिए था, वरना तो सिंध आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। और ज़रदारी साहब से अब खैर की उम्मीद अगर रखें तो भाई आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ज़रदारी साहब तो जो प्लानिंग करते आ रहे हैं न, उनके मैंने ज़रदारी साहब वैसे भी अगर देखा जाए तो उनके ख़ानदान का कोई बड़ा खिदमत नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तो इस लिहाज से भी कहा जा सकता है कि भाई उनके एक दादा ने उनको एक अंग्रेज़ कमिश्नर को मार दिया था, वजह कुछ भी हो, लेकिन उसके सिले में अल्लाह ताला ने उनको मैंने पाकिस्तान की हुकूमत दी और बड़ा नाम भुट्टो साहब का रहा। और इस तरह से पीर साहब पगाड़ा साहब का जो था, सिफतुल्लाह राशिदी साहब का, वो बड़े बड़े आदमी थे, उनको हम सलूट भी पेश करते हैं। उन्होंने तो आज़ादी की तहरीक में बाकायदा हिस्सा लिया, उनको भी आपने नज़रअंदाज किया हुआ है, उनको नज़रअंदाज न करें। दूसरी बात यह है कि आपने जो फिर जो उर्दू और जो यहाँ पर जो आपने जो डिवाइड थी जो है और बहुत ज़्यादा शदीद है, इस डिवाइड को भले न रखें, लेकिन यह है कि फिर तकसीम फिर इंसाफ की होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं, उस पर हम दूसरी बाद में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साहब सिर्फ एक बात ये बताएं, 46 अमन मिशन में गए 169 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत हुई, 2 लाख फौजियों की जान रिस्क में डाली गई जी, और ये क्यों डाली गई कि ये टाइकॉन लोग यहाँ पे फैसले करें? नहीं, देखिए वो बहस नहीं करे। देखो फौज का एक हमारा एक 2 वजूहात होती हैं। एक तो ये है कि हमारे पास फ़ौज को जैन साहब एक बहुत स्ट्रेटेजिक बातें हैं जो आप हमसे कराना चाहते हैं, जो नहीं करानी चाहिए लेकिन कर देते हैं हम। आज आप देखिए, एक तो फ़ौज को हम मुतहर्रिर रखते हैं और उसमें मसला ये होता है कि कब तक आप एक्सरसाइज करेंगे। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको आपके उसके में जो मसला इस्तेमाल होते हैं, पैसा उसमें ख़र्च होता है जी। एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होते हैं, तो जब आपको फ़ौज को मुतहर्रिर रखने के लिए आपको जो है आप चेंज करते रहते हैं, हर 6 महीने बाद में अपने दूसरे आदमी भेजते रहते हैं। दूसरा फिर ये होता है कि आप में ये मुफ्त में नहीं जाते हैं, वहाँ पर आपको पैसे भी मिलते हैं, जिससे कि आपकी हमारे फ़ौजियों की जो माली हालत है वो बेहतर होती है। वो दूसरा पहलू है जो आप खामखा हमसे निकलवाना चाहते हैं, लेकिन बात गलत बात आप जो अब बात ये है कहने की कि लेकिन साथ साथ में जो सफारतकारी होती है आपकी, वो सबसे बड़ा आपका इनाम है कि आपकी वहाँ पर जाकर जो आप अच्छे काम वहाँ करते हैं, लोगों को खिदमत करते हैं। जैसे मैंने बोस्निया की मिसाल बताना चाहता था कि बोस्निया में जब गए तो हमारे फ़ौजी, तो उसमें उन्होंने जो जाते वक्त में जो उनके पास पैसे बच गए थे, उन पैसों से वो उनकी मस्जिद बनाना चाहते थे। जब उनको बुलाया पूरे इलाके के लोगों को, तो उन्होंने कहा, बच्चियों ने कहा कि साहब आप मस्जिद की बात ठीक है, लेकिन मस्जिद का यहाँ तस्वुर नहीं है। अगर हम मस्जिद का तस्वुर लेंगे तो ये हमारे खिलाफ ज़्यादा हो जाएंगे, आप हमें क्लब बना दें, उसी को हम मस्जिद में टर्न कर लेंगे। तो उन्होंने उनके लिए क्लब बना दिया उन पैसों से, इन फौजियों ने। तो जहाँ भी गए हैं उन्होंने अच्छे काम किए हैं। तो इस लिहाज से इनको आप ये नहीं समझें कि ये जो जाने का जो मिशन है आपका, इसमें फ़ायदा, इसमें कोई आपका कई फ़ायदे हो रहे हैं। जो 2-3 फ़ायदे हमने आपको बता दिए हैं, और भी उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ हो रहा है जो आपको बताना नहीं चाहता। ये सवाल है उस कॉन्टेक्स्ट में किया था मैंने कि मलिक रियाज साहब का किरदार देख लें। देखिए, आप दुनिया की तारीख के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिचौले होते हैं, और वो जो हमेशा एक दूसरे के साथ में, भाई देखिए ना, कुट्टी तो नहीं हो सकती, जैसे इमरान खान ने कुट्टी की थी, ये गलत तरीका था। सियासत में अच्छे हों या बुरे हों, या तो फिर आप फैसला करें कि आपके भाई अगर ये हो तो उसमें बिजन होता है, उसमें कत्ल होता है, गर्दन कटती है। वो पोजीशन में आप है नहीं। आप चीन नहीं हैं, आप रूस नहीं हैं जो कि बंद इलाका है। आपके पास तो 20 इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है, बरतानिया का इंटरेस्ट है, आपका फ्रांस का इंटरेस्ट है, आप हर इंटरेस्ट यहाँ पर अलग बैठे। स्विट्ज़रलैंड तक का जैसा एक छोटा सा मुल्क है जिसके पास फ़ौज तक नहीं है, वो उस तक के यहाँ कोई जासूस यहाँ बैठे हुए। वो आप में के मुल्क के अंदर अगर आपने इनको मारा, पीटी की, किसी को कत्ल किया, इनको करप्ट लोगों को, वो पालते हैं इन करप्ट लोगों को, वो आपने किया तो आपकी हुकूमत का पलटा कर देंगे। ये कैसे मारेंगे? ये तो खुद दरखास्त कर रहे हैं कि भाई मेरा पैचअप करवाएं। नहीं भाई, इससे क्या उम्मीद नहीं जैन साहब, इस बात को आप देखिए ना, जो बातें अभी उन्होंने अभी तक इनका इनकार कर दिया। आप इस खेल में नहीं पड़े, इसमें नहीं पड़े इस लिहाज से कि ये जो सियासत का जो खेल है, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर ये बात थी, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको जो 2 ATM मशीनें थी जो कि बेईमानियाँ करने पर तुली हुई थी अलीम खां की, और वो उस पर तो हाथ डाला इस आदमी ने। तो वो चाहता ये था, लड़ाई इस बात पे हुई कि वो उनका जो सेक्रेटरी था, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वज़ीर आज़म का, वो बहुत पावरफुल होता है। सारे हुक्मनामे जो होते हैं उसके साइन से जाते हैं जो वज़ीर आज़म ने ये हुक्म दिया है। तो वो
अपनी मर्जी के फैसले कराने। अब असल बात, सबसे बड़ी बात जो है, अगर तुम सियासत में रहे होते तो तुम्हें ये बात मालूम होती कि हर सियासतदान ये चाहता है कि उसकी मर्ज़ी का थानेदार लगे, उसकी मर्ज़ी का डीएसपी लगे, उसकी मर्ज़ी का तहसीलदार लगे, ताकि वो अपने खातों में तब्दीली करा लें। तो अब ये जब गया है उसके पास, रियाज के पास, जो वहाँ इनका वो था आज़म खान नाम था उनका, आज़म खान के पास गया है, तो इसने मना कर दिया। और यहाँ से लड़ाई शुरू हुई इन दोनों की कि भाई आप तो मेरी, जाहिर है कि आप वज़ीर आज़म की जगह पर आप वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, वो नहीं बनने दिया इमरान ने, तो लड़ाई शुरू हो गई। तो वरना अगर लड़ाई वो नहीं होती तो ये मौका भी नहीं आता, एटीएम मशीन इनकी मौजूद होती, दोनों अलीम खां और ये दोनों। तो बाजी जगह पर जब अलीम खां वाला मामला आया था कि उसको वज़ीर आला बना दें, तो वो वज़ीर आला इसको बताना चाहिए था जो इसको गलती है, क्योंकि ये अब जिस दुनिया में रह रहा है। देखिए, मैं बार बार आपको आखिरी लाइन कहता हूँ हज़रत इमाम हुसैन सलाम से की, कि जब उनकी ये जो पावर पॉलिटिक्स है वो इतनी ख़तरनाक है कि सबको पता है। और आप जैसा कि आप कहते हैं कि हाफिज़ कुरान थे उसके अंदर, यजीद की फ़ौज के अंदर, और फिर भी इमाम हुसैन को यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया। ये पावर पॉलिटिक्स तो ऐसे ही होती है। फिर अगर आप आ जाए नई तारीख में, यहाँ पर अगर सल्तनत उस्मानिया की बात करेंगे तो वो मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको बताना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुगलों की बातें तो बता सकता हूँ ना, कि भाई भाइयों को आंखें निकाल देते थे, भाई भाई को कत्ल कर देते, वो तो मेरा खानदान में बता सकता हूँ आपको जी। लेकिन बात यह है कहने की कि वो तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है सल्तनत उस्मानिया में क्या होता था। तो अब सारी बादशाह, अब आप देख लीजिए कि वो उम्र, यानी आप बरतानिया के देख रहे हैं ना, जो मदर ऑफ ऑल दी जमहूरियत है जी, 95 साल की हो गई है, इक़्तिदार नहीं छोड़ी बिल्कुल। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लेना कि इक़्तिदार का खेल एक अजीब व गरीब चीज़ है, इसमें आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ तज़किया करना है, वो करते रहें। चले ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद आएंगे, मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन, मौसूदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, ये लॉन्ग मार्च के लिए दोबारा कमरबस्त था, तो उसकी तैयारी, जैन साहब, बात यह है कि इमरान खान साहब को, जो भी आप बात कर लें, इमरान खान को एक बात तो अगर वो सीखना चाहें, स्टूडेंट होना चाहें, तो वो उनको जो कादी साहब थे उनसे सीखना चाहिए, जमात इस्लामी सीखना चाहिए, किसी की मदद उन्हें लेनी चाहिए। इनके पास इंतज़ामी सलाहियत मौजूद नहीं है जी, न कभी मुस्लिम लीगियों के पास रही है, न किसी और जमात के पास रही है, इवन पीपल पार्टी के पास भी नहीं है, सिर्फ जमात इस्लामी के पास है या कादरी के पास है। और किसी के पास भी इंतज़ामी सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो ये देख लें कि भाई उनकी औरतें सेफ़ हैं, उनके, या एमक्यूएम के पास थी जी जी, जो एमक्यूएम के भी ये था कि वो एमक्यू वाले अपनी ख़वातीन के खिलाफ गड़बड़ नहीं होने देते जलसों के अंदर, जहाँ बाहर जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ख़वातीन को बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ निकालते थे जी, और उनकी हिफाजत करते थे। कोई ज़रा भी कोई आदमी चूँ नहीं कर सकता था, कोई आदमी उनका। तो ये बात जो लॉन्ग मार्च वो करने जा रहे हैं, तो उनको ये पता था कि उनके आदमी भूखे हैं, उनको पता था कि उनके आदमी बोले पानी नहीं है, उनके पास पानी तक नहीं था, उनके पास ये बंदोबस्त नहीं था, खर्चा करने वाले वो है ही नहीं, तो क्या करें। देखिए, खर्चे की प्रॉब्लम नहीं होती है, खर्चे के लिए तो एक औरत देखा कि वो पानी खुद बांट रही है। अगर आप अपील कर देते हैं कि भाई पानी का बंदोबस्त जो है वो फलाने इलाके में जब पहुँचेंगे तो इस वहाँ के लोगों का जिम्मेदारी है जी, लोग सभी लगा के बैठ जाते हैं, जैसे कि हम मुहर्रम में लगाते हैं जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, 10 सभी लग जाती है, वहाँ से वहाँ तक तंजीम की दूध पिलाते हैं आपको जी, लेकिन ये तो ये पानी की छोटी बात है, लेकिन तंजीम नहीं है, तंजीम नहीं है, कॉल नहीं है, आपको लीडर साहब का विजन नहीं है कि ये क्या मसले खड़े होते हैं जब लॉन्ग मार्च होता है। राइश का बंदोबस्त होगा, पेशाब करने का बंदोबस्त होगा, वो क्या करेगा आप, वो सारे बंदोबस्त लेके चला था वो तो कादरी ना, वो तो मेकशिफ्ट जो है बाथरूम लेके चला था जी। तो तुम्हें भाई उससे से सीख लेना चाहिए था। जब लॉन्ग मार्च पे जा रहे हो, आपने तो क्या लॉन्ग मार्च किया था, रात को जाके होटल में सो जाते थे और फिर 5000 का मजमे पे जाके तकरीर करते थे वहाँ पर, उस वक्त आपके सपोर्ट वो। फिर दूसरी बात यह है कि एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ इमरान खान साहब, देखिए सारी दुनिया के निज़ाम आप देख लें, पेंटागन हुकूमत नहीं करता अमेरिका में, या फ़र्ज़ कर लीजिए कि दूसरी तरफ आप देख लें इंडिया में देख लें अंबानी हुकूमत नहीं कर रहा। अब अगर आपको कोई बात करनी है तो आपको अपने इदारों से, अपनी फ़ौज के लोगों से नहीं लड़ना चाहिए। मैं 2 वाक़यात बयान करना चाहता हूँ, एक मुग़लों का, एक सल्तनत उस्मानिया का। जब कभी भी आप इन इदारों में गड़बड़ कराते हैं या उनमें तकसीम कराते हैं, जो लोग जो पीपल पार्टी जो लोग भी PTI के लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया में कर रहे हैं वो बंद कर दें।
जब कभी कौमों को शिकस्त होती है तो उनकी जो 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 उमरा होते हैं उनको उनका सबसे बुरा हाल होता है। उनकी बादशाह को ये हाल हुआ कि गोरे यानी बरतानिया ले गया, उनसे भीख मंगवाई इन लंदन में और सड़कों पे सुलवाया, और उनकी जो बेगमात थी उनको फ्रांस ले गया, उनको फैक्ट्रियों में जो उनसे बर्तन मंजवाए। तो जब आपको आपकी फ़ौज को आप कमज़ोर करोगे तो फिर कोई और फौज आ जाएगी, वो आपके साथ में जो जुल्म करेगी वो उसका आपको अंदाज़ा नहीं है, आपके साथ ही नहीं करेगी, औरों के साथ भी करेगी। तो मेहरबानी करके हमारी फ़ौज अच्छी है या बुरी है आपकी नज़र में, हमारे लिए तो अच्छी है, तो आप उसको टच मत करो मेहरबानी करके। बिल्कुल ठीक है। और आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आप करें, आप उससे कहते हैं साहब आपका हम आपको हम टच नहीं करेंगे जी। जो रोज़ ये जो सोशल मीडिया पे अभी लगे ये पड़े वैसे एहतियात करने लगे। आज है मिर्जा साहब अच्छा जी। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियात भाई बड़े हो रहे हैं यहाँ हो गए, पर, नताइज देखिए भी आना दो शुरू हो जगह गए। पर सिर्फ जी। गड़बड़ हुई है, और चमन में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, और थोड़ा सा यानी जो है कहीं और एक जगह पे हुई है। देखिए चमन के तो हमने देखा है कि वो हर जगह पर, क्योंकि चमन एक बड़ा सरहद का इलाका है जी, उस पार जो है अफ़गानिस्तान है, तो वहाँ पे बहुत से इंटरेस्ट हैं, तो वहाँ पे गड़बड़ तो हुई है। तो वो बाकी जगह पर बहुत पुरअमन हुआ है और करीब करीब सब लोग मुतमईन हैं। गवादर के अभी कुछ 150 200 आदमी कहीं कहीं खड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक क्योंकि इलेक्शन का सिस्टम नया है तो उनके यहाँ पर वो अभी ये नहीं आएगा भाई, जो लोग भी 5 बजे से पहले आ जाते हैं सबको अंदर कर लेते हैं फिर वोट डालने देते हैं जी। तो वहाँ पर क्योंकि सत्तारी निज़ाम होगा वो नहीं डालने दे रहे होंगे किसी न किसी के वोटों को, तो वो होना चाहिए। तो अब इस वक्त जो है वहाँ पर सेहत का बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, और दूसरे और हंगामी बुनियादों पर जो बहुत सी कामें जो बात हो रही है उस पर जो है लोग बातें कर रहे हैं। काम करने की ज़रूरत है। काम करना चाहिए जी। अच्छा जी, अब दूसरी बात आप कर लें, जो महंगा पेट्रोल हुआ है जी, वो उससे अब गरीबों को सबसे बड़ा जो डज लगी है, एक तो पेट्रोल महंगा हुआ है और एक 4 रुपये या 5 रुपये महंगी बिजली हो गई है। होने वाली है अभी होने वाली है 1 जून से वो अभी समरी अभी पेश की जाएगी। अब पेश की जाएगी तो फिर मंजूर हो ये जाएगी। इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं रहेगी, जी। फिर कराची को जागना पड़ेगा और फिर से, क्योंकि अब एमक्यूएम तो वो एमक्यूएम रही नहीं, वीक हो गई है। एमक्यूएम से भी हम ये कहना चाहते हैं, देखिए आपकी कोई हैसियत नहीं है इस वक्त, जो आपको किसी न किसी तौर पर, जब हमने ये महाजिरिज़्म का बात की थी, अल्ताफ़ हुसैन ने नहीं की थी, हमें नहीं की थी, जिस पर हमारे बहुत से सिंधी भाई नाराज़ होते हैं, लेकिन उनसे नाराज़ इसलिए नहीं होना चाहिए कि हर सिंधी भाई हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा सिंधी भाई हमारे 99% सिंधी भाई हमारा मजलूम है। मैं तो उनके लिए भी खड़ा होना चाहता हूँ। अब सवाल ये था कि जो आपके वडेरे हैं हम तो उनके ख़िलाफ़ थे, और उन्होंने जब जुल्म शुरू किया और जब मारना शुरू किया, मैंने हम उसमें यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते थे, तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो अपने बचाव के लिए करना था ना जी। तो ये तहरीक तो हमने शुरू की थी भाई साहब, और हमने इसका हल निकाले थे। तो ये बात भी, अगर आपके जो मसाइल खड़े हो रहे हैं इस वक्त कराची के अंदर, इस मसाइल के हल के लिए कुछ ज़िम्मेदारी, कोई बड़ा दानिश्वर नहीं है, उसके पास सिर्फ ताकत है, पैसा है, तो आपके पास तो देखिए ना, ताकत और पैसा सब दिमाग से आते हैं, वो आपके पास है नहीं। आपको कोई मदद की ज़रूरत है तो कहीं से मदद ले लें, जहाँ से भी मदद मिल सकती हो आप। और भी आसान तरीका है कि भाई मिल के बैठे। आप जो वज़ीर बने बैठे हो, इसकी क्या हैसियत है? आपके 2 टके की भी हैसियत नहीं है। आप उसमें क्या होता है कि 10-20 आदमी नौकरी दे दोगे, कुछ भी नहीं है इसका फ़ायदा। मैंने हज़ारों नौकरियाँ दी हैं, पीछे मुड़ के किसी ने नहीं देखा, तो वो कोई मसला नहीं है। आपने अपना काम किया, वक्त के ऊपर किसी गरीब को नौकरी दे दी, चलो ठीक हो गया। हज़ारों दिए जैन साहब, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। और कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने तासुब किया हुआ, सिंधी हुआ तो सिंधी को दी है, इवन बलोची को दी है, इवन मकरानी को दी है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मकरानी को भी कोई नौकरी मिल सकती है, मैंने दी है, यानी मकरानी को भी बुला के नौकरी दी। उसने कहा हमारे पास तो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मैंने जो भी है लिया, वो उसको चौकीदार बना दिया। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से नौकरियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क है आपको सियासी जो माइलेज चाहिए, जो सियासी आपको पर वो चाहिए, वो, और अल्ताफ़ जैसा भी नहीं चाहिए कि जो जालिम जुल्म करे, जो गद्दारी करे मुल्क से। आपको अच्छा काम करने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ा। एक दो तजाद था ना, वो तजाद खत्म करके और हाँ, गलत तजाद खत्म नहीं होना चाहिए था। ब्रेक के लिए कहा जाए। अच्छा कह रहे हैं जी।
नाज़रीन मौसूदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब कराची का मसला ये कि देखिए नुमाइंदा फिलहाल तो कोई नजर नहीं आ रहा। जैसा मसला ये है कि ये बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं हमारे बहुत से जो तंजीमी लोग हैं, बहुत से इदारे हैं और हुकूमत जिनके पास है जी, सिंध की जो हुकूमत जिनके पास है, वो उर्दू स्पीकिंग को और कराची के लोगों को तकसीम कर रहे हैं। पहले तकसीम तो ये कर रहे हैं कि साहब वो पठानों में, पंजाबियों में, उर्दू स्पीकिंग में तकसीम हो जी। एक बड़ी तकसीम तो ये है। हालांकि तीनों के मफादात ये मुश्तरका हैं क्योंकि वो सब कराची में रहते हैं, इवन सिंधीज़। फिर दूसरी उसमें तकसीम ये हो रही है कि उर्दू स्पीकिंग में क्योंकि ज़्यादा बोलने की, देखिए ना उर्दू स्पीकिंग ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए, उस तक का जरदारी साहब को पता नहीं है। कहता है आप लोग तो यहाँ आ गए, उसको ये नहीं पता कि सारी जंग तो वहाँ पे लड़ी गई है इंडिया में जी सारे, और पाकिस्तान बना इंडिया के वोटों से, आपके वोटों से बना ही नहीं। आपके पास तो कुल गिनती के वोट थे सिंध के अंदर, मद्रास के वोट आपसे ज़्यादा थे जी। जो वोट जिन वोटों से बने, यूपी के वोट तो सिर्फ 3 गुना ज़्यादा थे आपसे, जिससे कि आपको पाकिस्तान बना, जो आपको पता ही नहीं है। मिस्टर जरदारी साहब असेंबली में तकरीर फरमा रहे हैं, और बंगाल के तो सबसे ज़्यादा थे। खैर बंगाल का तो भाई उन्होंने हिस्सा मिल गया। तो अब लड़ाई सारी बंगाल से शुरू हुई थी, बंगाल की हिमायत में खड़े हुए थे, बंगाल की हिमायत में मुस्लिम लीग बनी, बंगाल में मुस्लिम लीग बनी, वो बातें आप कर छोड़ दें। अब मसला ये है कि ये जो उर्दू स्पीकिंग आए हैं, इनके पास ये खूबी थी कि इन्होंने जमहूरियत के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, इनके नाखून तक काटे गए हैं, आपको मालूम है, नाखून निकाले गए हैं। ये जो हमारा दोस्त था, जो जितने भी जो ज़माने के लेफ़्ट के लोग थे, इनको जितनी कुर्बानी इन्होंने उर्दू स्पीकिंग ने दी है जमहूरियत के लिए, जिस पे आप अय्याशी कर रहे हैं जरदारी साहब आज, वो जो कुर्बानी तो सारे उर्दू स्पीकिंग की है। आपका एक बंदा नहीं था उसके अंदर, उस वक्त आपको तमीज़ ही नहीं थी कि क्या कुर्बानियाँ क्या होती हैं। मिराज मोहम्मद खां की उंगलियां निकाल ली थी हाथों की, उसमें आपके लाहौर के किले के अंदर, कुब्बत खाने के अंदर। यहाँ पे घोड़े दौड़ा दिए थे आपके उसने कालाबाग ने, नवाब कालाबाग की कभी बात आएगी तो मैं उसकी कहानियाँ तुम्हें सुनाऊंगा क्या होती हैं। नवाब कालाबाग ने जो मज़ारे कर रहे थे, पुरअमन मज़ारे कर रहे थे, अभी तो ये रो रहा है कि हमारे आदमियों रोक लिया। वहाँ पे तो यानी जिंदा जावेद लोगों के ऊपर और बगैर हथियार के लोगों के ऊपर उन्होंने घोड़े दौड़ा दिए थे पुलिस ने। अब क्या बातें करते हो, कितना बड़ा जुल्म कराची के लोगों ने समझा, उनके साथ जुल्म आज फिर कर रहे हो तुम, उन्हें तकसीम कर रहे हो, छोटी छोटी पार्टियां बना रहे हो, हर एक पार्टी कहती है साहब हम नुमाइंदा कराची। भाई आप लोगों को चाहिए कि मिल के बैठो, कम से कम इतना तो करो ना कि मिल के बैठो। अच्छा जी, आप इसके बाद बात खत्म कर लें, बात बहुत तवील है जी। अब आ जाए अगले मौजू पे, 1.5 मिनट रह गए हमारे पास। भाई हमारे पास देखिए चेयरमैन जस्टिस मकबूल लाकर बड़ा अच्छा नाम है, और अगर ये बन जाते हैं तो इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है। और जब जस्टिस बन जाता है तो वो जस्टिस होता है, वो फिर कभी ये बात नहीं है कि वो इंसाफ से खाली होता है, उसमें इंसाफ कहीं ना कहीं होता है। लेकिन साकिब निसार के देख के लोग डरते हैं ज़रा। भाई नहीं तो मकबूल बाकर उस लेवल का आदमी नहीं, बिल्कुल बेदाग कैरियर। और मैं वाहिद आदमी हूँ कि उनके हक में मैंने सबसे पहले मजमून लिखा जी, जो आज तक किसी ने उस टाइप का मजमून नहीं लिखा। अब उन्होंने पढ़ा या ना पढ़ा मुझे उससे गर्ज नहीं। मैंने ये कहा कि जब मकबूल बाकर पर हमला हुआ, खुदकुश हमला हुआ यहाँ पर, तो सिंध सेक्रेटरी के पास में, मैंने कहा कि ये गलत बात है, किस तरह से आप ले जा रहे हो जस्टिस को जिसने ऐसे बड़े बड़े फैसले दिए हैं। उसके साइड में, दोनों साइड में बख्तर बंद गाड़ी होनी चाहिए। जैसे मैं चाहता था, भाई मैं तो एक सिंपल एक मुशीर था वज़ीर आज़म का या हुकूमत पाकिस्तान का जी। मेरे साथ में बख्तर बंद गाड़ी साथ चलती थी और 3 मोबाइलें होती थी। तो जस्टिस बाकर तो बहुत बड़ा आदमी था मेरे मुकाबले में, तो आपने उसको बेचारे को बड़ी दुआओं के साथ में बचा। अगर वो उसको आप मिल जाता है तो वो कानून की हुक्मरानी, इंसाफ की पासदारी सारे काम करेगा। वो जस्टिस जावेद इकबाल से शायद अच्छा साबित हो। लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ात का क्या होगा पीटीआई के? वो भाई उनको छोड़ देना चाहिए, अल्लाह के भरोसा करना चाहिए। कोई आदमी से अच्छा उम्मीद रखोगे तो अच्छे काम होंगे, ये यकीन मान लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे आदमी को बदलते हुए देखा है। जैन तुम्हें एक किस्सा मैंने सुनाया था एक ज़माने में कि मेरा एक हमारा बड़ा भाई था हैदराबाद में, वो शराबी था बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन इंग्लिश का इतना अच्छा राइटर था जिसकी हद नहीं। जब मैं मक्का मुकर्रमा के अंदर माइक्रो स्टेशन लगा रहा था तो मैंने देखा कि ये एक हमारा नायाब भाई खड़ा है, ये लगता है वो रो रहा है हज़ारों कतार काबे को वो दरवाजे को पकड़ कर। तो मैंने कहा ये नायाब भाई, मैंने कहा वो तो शराब पीता था, ये उसका क्या काम है यहाँ पर?
अब मैं बैठा रहा, मैंने मकाम इब्राहिम पे बैठा रहा कि जब ये उठेगा तो मैं इसको पकड़ूंगा और ये पता करूंगा कि भाई आया नाया भाई है, ये कौन है। और मुझे भाई ये कहते थे सब। वो बड़ा 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 शरीफ आदमी था। मेरी बीवी उसकी शागिर्दा थी, उसकी बहन की, उनकी जो बड़ी बहन थी वो भी एक बड़ी टीचर थी, बड़ी आलिमा थी, बड़ी। जब वो निकला तो वो नायाब था। मैंने पकड़ लिया उसे, मैंने नायाब भाई ये क्या मसला, किस तरह? कहते भाई अल्लाह ने तौफीक दे दी, मैं क्या करूँ, मैंने शराब वराब सब छोड़ दिए। फिर वो मैंने कहा आपा कहाँ है, तो उन्होंने कहा वहाँ है। तो खैर वो खाना वाना हमने खिलाया, जो कुछ भी कर सकते हमने किया। लेकिन ये आदमी का बदलने का जो कोई पता नहीं है। और जस्टिस इज़ ए वेरी गुड मैन, इस पर आप एतराज़ मत करें, जाने दें इस मामले को। बिल्कुल ठीक है। उसको इस बात पे एतराज़ है कि राजा रियाज क्यों फैसला कर रहा है, ये रियाज है। जी जी ठीक है, वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।